जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 8 तक सारा क्लास करवाया जा चुका है, तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 8 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास का जो है ना आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। और सभी लोग, अगर क्लास अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण सेना में इनफील्ड नामक राइफल में गाय और सुअर की चर्बी का जो है ना प्रयोग करना था। नेक्स्ट आइए करा कि नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है, बताइए। नंदा देवी चोटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में क्या है? नंदा देवी चोटी स्थित है। और वर्तमान भारत में सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कौन सा है? तो कंचनजंगा है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है, बताइए। निम्न में से यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, तोरा है। क्या है? तो तोरा है। तो तोरा क्या है? यहूदियों की धार्मिक किताब है। और त्रिपिटक जो है ना बौद्ध धर्म की क्या है? तो पुस्तक है। और आगम जैन धर्म के क्या है? मुख्य साहित्य को कहते हैं। आगम जो है जैन धर्म के मुख्य साहित्य को कहते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, बताइए। करा कि भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है? तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना है? तो 65 वर्ष है। नेक्स्ट आइए करा कि मणिकर्णिका निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था, बताइए। मणिकर्णिका निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था, बताइए। किसका था, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई का था। किसका था? रानी लक्ष्मीबाई का था। तो मणिकर्णिका स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। और रानी लक्ष्मीबाई का गुरु कौन थे? तात्या टोपे थे। ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई का विवाह गंगाधर राव से हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था, गंगाधर राव से हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि नीति आयोग के नीति का पूरा नाम क्या है, बताइए। नीति आयोग की नीति का जो पूरा नाम है क्या है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और याद रखिए कि नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर इसका नाम जो है ना चेंज कर दिया गया। और योजना आयोग केसी नियोगी की अध्यक्षता वाली परामर्शदात्री समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। अगर बात करें कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसी को जो है 2015 में क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग नया नाम दे दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, बताइए। चंपारण का सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में प्रथम सत्याग्रह था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है? भारत में बोडो भाषा मुख्यतः किस राज्य में बोली जाती है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ बोला जाता है? तो असम में जो है ना, मतलब क्या है? तो बोडो भाषा बोली जाती है। ठीक है। तो भारत में बोडो भाषा मुख्यतः असम में बोली जाती है। और बोडो भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मतलब 8वीं सूची में जो है इसको शामिल किया गया। ठीक है। और याद रखिए कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो के अतिरिक्त मैथिली, संथाली, डोंगरी भाषाओं को 8वीं सूची में शामिल किया गया। इसका ट्रिक होता है बोर्ड मास, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती व्यक्ति कौन थे? करा गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती व्यक्ति कौन थे? तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बताइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बताइए। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? सबको पता है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और अगर छोटा डेट पूछेगा तो 5 मार्च 1931 को हुआ था।
और गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारी कोठी मतलब इंग्लिश फैक्ट्री व्यापारी कोठी कब स्थापित किया गया था। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारी कोठी कब स्थापित किया गया था। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 1651 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति मतलब संसद की शक्ति कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद कितना है 368 में है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति मतलब संसद की शक्ति अनुच्छेद कितना में वर्णित है 368 में वर्णित है। और याद रखिए कि संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, बताइए कौन सा बंदरगाह है। तो 13 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा बंदरगाह है, तो कोचीन बंदरगाह है। तो कोचीन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और कोचीन बंदरगाह केरल में स्थित है क्या है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है। और कोचीन बंदरगाह भारत का क्या है, सबसे बड़ा शिपयार्ड है। नेक्स्ट आइए करें 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था, बताइए। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुँचा था। तो 14 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर डी कालीकट पहुँचा था। कहाँ पहुँचा था, कालीकट पहुँचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की संसद में क्या शामिल होते हैं, बताइए। भारत की संसद में क्या शामिल होते हैं। तो 15 का से उत्तर का ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है अनुच्छेद 79 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है, बताइए। राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है। तो 16 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चुनाव आयोग देता है। कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। तो राजनीतिक दलों का चुनाव जो है ना, चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग जो है क्या करता है, वितरित करता है। और चुनाव आयोग क्या है, एक संवैधानिक क्या है, निकाय है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के संबंध में क्या है, उपबंध है। ठीक है। नेक्स्ट आइए निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है, बताइए। कराए कि निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है, बताइए। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है। नेक्स्ट आइए करें कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं, बताइए कितने हैं, बताइए। तो 18 का से उत्तर क्या होगा, तो 18 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कितने हैं, तो 6 है। 6 कौन कौन है, तो याद रखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी है, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी है, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी बोलते हैं, उसके बाद पाँचवा बोलेगा तो नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ठीक है। और उसके बाद क्या है, तो आम आदमी पार्टी। ये 6 पार्टी जो है ना वर्तमान में क्या है, तो राष्ट्रीय दल का जो है ना मतलब इन सभी को प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि भारत के प्रधानमंत्री कैसे मतलब क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचन होते हैं, चयन होते हैं, क्या होते हैं, बताइए। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत के प्रधानमंत्री की जो है नियुक्ति होती है। क्या होती है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि चयन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग जो है इस क्वेश्चन में गलत कर देते हैं। तो याद रखें कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होती है, नियुक्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, बताइए। पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मजरूल हक ने किया। कौन किया, मजरूल हक ने किया। नेक्स्ट आइए करा कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ताप विद्युत है। क्या है, तो ताप विद्युत है। नेक्स्ट आइए करा प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं, बताइए। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हाजीपुर के नाम से जो है ना पुकारते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्राचीन वैशाली जो विश्व के प्रथम गणतंत्रीय राज्य लिच्छवी की राजधानी थी, वर्तमान में जो है ना हाजीपुर कहलाता है। नेक्स्ट आइए करा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष ली गई थी, बताइए। क्वेश्चन करा कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय किस वर्ष लिया गया था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1944 में इसका जो है ना स्थापना किया गया था, मतलब निर्णय लिया गया था। तो याद रखिएगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जुलाई 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। और विश्व बैंक और IMF कार्य करना 1945 में क्या किया, तो प्रारंभ किया। नेक्स्ट आइए करा कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है, बताइए।
नकदी फसल में कौन सम्मिलित नहीं है बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ जो है नकदी फसल में नहीं है, लेकिन जूट है, कपास है और क्या है, गन्ना है। तो गेहूँ रबी फसल का उदाहरण है, गेहूँ क्या है, रबी फसल का उदाहरण है। शेष तीनों क्या है, तो नकदी फसल का उदाहरण है। और भारत, याद रखिएगा, भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत सबसे बड़ा चाय का उपभोक्ता है। और चीन के बाद चाय उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है, तो भारत का है। और भारत में चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। दाल बोलेगा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और चाय बोलेगा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, असम में। और गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि फिनलैंड की संसद कहलाती है, क्या कहलाती है, फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है बताइए, क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। तो फिनलैंड की संसद को संसद ही मतलब जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था बताइए, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी में लगा था। कहाँ लगा था, सिंदरी में लगा था। तो भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद कारखाना 1951 में सिंदरी में स्थापित किया गया था। और भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक उत्पादक देश है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि रजत क्रांति संबंधित है किससे बताइए, रजत क्रांति संबंधित है किससे। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो एक मिनट, इस यहाँ पे होगा अंडा उत्पादन से। किससे होगा, तो अंडा उत्पादन से। रजत मतलब क्या है, तो अंडा उत्पादन से। अगर अंडा उत्पादन का बोलेगा रजत क्रांति, दूध उत्पादन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन बोलेगा तो श्वेत क्रांति, ठीक है। अनाज उत्पादन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो हरित क्रांति। तिलहन उत्पादन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पीली क्रांति। आलू उत्पादन बोलेगा तो क्या हो जाएगा, गोल क्रांति हो जाएगा, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि पतंजलि इस किसके मतलब जो है ना संकलन के लिए विख्यात है बताइए, पतंजलि किसके संकलन के लिए विख्यात है बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, योग सूत्र के लिए क्या है, विख्यात है। तो पतंजलि योग सूत्र के संकलन के लिए विख्यात है और पतंजलि योग दर्शन के क्या है, जनक है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था बताइए। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1968 में पेश किया गया था। नेक्स्ट आइए करा दीपू दर्रा कहाँ स्थित बताइए, दीपू दर्रा कहाँ स्थित है बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल जो है ना हिमालय में, यहाँ दीपू दर्रा बोल रहेगा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, मतलब अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे हिमालय दिया हुआ लेकिन आपको हिमाचल प्रदेश सॉरी अरुणाचल प्रदेश ही रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। दीपू दर्रा का बात करें कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और यह भारत, म्यांमार और चीन की सीमाओं पर एक क्या है, पहाड़ी दर्रा है, ठीक है। अगर बात करें कि बोमडीला दर्रा कहाँ है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांगयाप दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और जलेपा दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, सिक्किम में है। बारलाचा दर्रा बोलेगा तो कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। फिर पंजाल दर्रा बोलेगा तो जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा बोलेगा तो लद्दाख में है। नीति दर्रा बोलेगा तो उत्तराखंड में है। माना दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। ये सारे याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की सबसे पुरानी अखंड चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले के पास स्थित है बताइए। करा कि भारत की सबसे पुरानी अखंड चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं बराबर की गुफाएं बिहार के किस जिले के पास स्थित है बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है, तो गया में है। कहाँ है, गया में। नेक्स्ट आइए करा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास महिला आंचल के लेखक कौन है जिनका संबंध बिहार से बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास महिला आंचल के लेखक कौन है जिनका संबंध बिहार से बताइए, कौन लेखक हैं। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है। नेक्स्ट आइए करा कि दाल पिट्ठी, जिसे दाल की दुल्हन भी कहते हैं, किस राज्य का एक पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजन है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि दाल पिट्ठी, जिसे दाल की दलहन भी क्या बोलते हैं, दाल की जो है ना दुल्हन भी कहते हैं, किस राज्य का एक पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजन बताइए, किस राज्य का है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बिहार का है। किसका, अपना बिहार का है। तो दाल पिट्ठी बिहार का एक पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजन है और यह व्यंजन चने या अरहर की दाल में पकाई गई आटे की गुछिया या फूलों के आकार की पिट्ठी से बनता है, इसलिए इसे दाल की दुल्हन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया जो नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकारों के लिए था बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1917 में महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था जो नील की खेती करने वालों किसानों के अधिकारों के लिए था बताइए, कहाँ से किए थे। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से किए थे, चंपारण से किए थे। तो महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण से शुरू किया था और यह सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली के विरोध में था,
ठीक है, जिसके तहत चंपारण के किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि डोमकच, कह रहा है कि डोमकच लोक नृत्य बिहार के किस अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य है, बताइए। कह रहा है कि डोमकच लोक नृत्य बिहार के किस अवसर पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख अनुष्ठानिक नृत्य है, बताइए क्या होगा। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह समारोह में जो है ना डोमकच लोक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है एक निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन जो है मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोप्लाज्मा नहीं है, लेकिन डाइटम है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ये करा कि थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, बताइए। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो आयोडीन है, क्या है, तो आयोडीन है। तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन क्या है, तो आवश्यक है। और थायरॉक्सिन हार्मोन कोशिकीय श्वसन की गति को जो क्या करता है, तो तीव्र करता है। और भोजन में आयोडीन कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। नेक्स्ट है ये करा कि ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है, बताइए। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कौन मुलायम करती है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टिलेज जो है ना मुलायम करता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का समान नाम क्या है, बताइए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का समान नाम क्या है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जाना जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर सूत्र बोलेगा तो CaSO4 के होल ट्वाइज इंटू H2O होता है, ठीक है, याद रखिएगा। या तो आप बोल सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि सघन माध्यम, कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन सूचकांक कहते हैं। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब कैसा होता है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी और क्या है, पार्श्विक उल्टा होता है। नेक्स्ट है कह रहा है केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान किसके बराबर होता है। केल्विन में 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान किसके बराबर होता है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना होता है, 373 केल्विन होता है। तो याद रखिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का समतुल्य केल्विन 373 केल्विन होता है। नेक्स्ट है कह रहा है परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है कौन सा। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, यूरेनियम है। नेक्स्ट है कह रहा है कि महिलाओं में गुणसूत्र की स्थिति है, बताइए क्या है। महिलाओं में गुणसूत्र स्थिति है, बताइए क्या है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 22 प्लस क्या है, तो डबल XX है। तो महिलाओं में गुणसूत्र की स्थिति क्या है, तो 22 प्लस XX है। और मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्पैम एक क्या है, बताइए। स्पैम एक क्या है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, अवांछित जो है ना ईमेल है, क्या है, अवांछित ईमेल है। तो स्पैम एक क्या है, तो अवांछित ईमेल है। और कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करके अनेक व्यक्तियों को अवांछित स्पैम या समानतः कंप्यूटर नेटवर्क या डाटा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता। वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार का खिताब किसने जीता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रो कैप्ट जीता। कौन जीता, नाइट्रो कैप्ट जीता। तो वर्ष 2025 का फूड प्लेनेट पुरस्कार के खिताब किसने जीता, नाइट्रो कैप्ट जीता है, ठीक है। और यह पुरस्कार स्वीडिश स्टार्टअप को प्रदान किया गया है जो ग्रीन फर्टिलाइजर मतलब हरित उर्वरक के क्षेत्र में जो है काम करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, बताइए। 20 जून 2025 को भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दे दिया। अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिए हैं, बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कह रहा है कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दे दिया है। अब तक भारत के कितने उपराष्ट्रपति हैं जो त्यागपत्र दिए हैं, बताइए कितने ऐसे हैं। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कितने हैं, तो 2 हैं। कितने हैं, तो 2 हैं। तो भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्यागपत्र दे दिया है। और अब तक जो है ना भारत के 2 उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया है। तो जगदीप धनखड़, याद रखिए, जगदीप धनखड़ 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। और जगदीप धनखड़ जो है ना भारत के 14वें उपराष्ट्रपति 11 अगस्त 2022 में चुने गए थे। उनका अभी कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था,
ठीक है। और इसके पहले बीबी गिरी 20 जुलाई 1969 में उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिए थे। और इसके बाद जो है ना एक और राष्ट्रपति थे, कौन? और एक थे कृष्णकांत थे। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे जिनका पद पर रहते हुए 27 जुलाई 2022 को मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो कृष्णकांत याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। और उपराष्ट्रपति पद का जो है ना, उपराष्ट्रपति का अगर पद पूछेगा कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। यह प्रस्ताव किस देश ने रखा था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव किस देश ने रखा था, बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने रखा था। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया और यह प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमेरिका ने रखा था। और अमेरिका ने इस प्रस्ताव को FAO ने इसका क्या किया, समर्थन किया। नेक्स्ट आइए करें कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 में कुल कितनी टीम भाग लेगी, बताइए। क्वेश्चन करें कि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 में कुल कितनी टीम भाग लेगी, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितनी टीमें भाग लेगी, तो 8 टीमें भाग लेगी। तो आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप 2025 में कुल 8 टीम भाग लेगी। और महिला विश्व कप 2025 का 13वां संस्करण 30 सितंबर से शुरू होगी। और महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत और श्रीलंका में 5 स्थानों पर क्या होगा, तो खेला जाएगा। और भारत में बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापट्टनम, जबकि श्रीलंका में कोलंबो एकमात्र स्थल है जहाँ मैच होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि इजराइल ईरान युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, बताइए। सीधा सिंपल याद रखिएगा कि इजराइल ईरान युद्ध के समय मतलब ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार जो है कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। कौन क्या ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। नेक्स्ट आइए करा कि फोर्ब्स की शीर्ष अरबपतियों की सूची 2025 के अनुसार विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैरी एलिसन बने हैं। कौन बने, लैरी एलिसन बने हैं। नेक्स्ट आइए करा ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। देखिए पहला जब भी क्वेश्चन में आना तो सोचिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पहला सोचिए कि बाद में जो है ना ये स्टैटिक बन ही गया, स्टैटिक बन जाता है क्वेश्चन। तो ई वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना बिहार बना है। कौन बना, अपना बिहार बना है। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किस जहाज़ को लॉन्च किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से विकसित किस जहाज़ को लॉन्च किया गया है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अचल को जो है ना लॉन्च किया गया है। तो भारतीय तटरक्षक बल के लिए स्वदेशी रूप से विकसित अचल जहाज़ को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक QR कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन सा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्कैन और सुविधा के तहत सबसे अधिक QR कोड स्कैन करने वाला राज्य कौन सा है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, बिहार है। कौन सा राज्य है, तो बिहार है। नेक्स्ट आइएगा कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चमगादड़ों में HKUS कोविड-2 नामक नए वायरस की पहचान की है, बताइए कौन सा देश है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, कौन सा देश है, तो चीन है। नेक्स्ट आइएगा कि भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया, बताइए। भारत के किस शहर को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया, बताइए कौन सा शहर को। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु शहर को जो है ना घोषित किया गया है। तो भारत के बेंगलुरु को आधिकारिक रूप से तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 12 जून को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 12 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट आइए करा 11 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर का लोकार्पण कहाँ किया गया, बताइए। 11 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर का लोकार्पण कहाँ किया गया। सबको पता है कहाँ किया गया, तो पटना में किया गया। कहाँ किया गया, पटना में NIT के पास किया गया है। नेक्स्ट आइएगा कि मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड हिज ऑयस्टर पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। मोदी जी नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अदिति श्री अग्रवाल हैं। कौन है, अदिति श्री अग्रवाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
आगे देखिए क्वेश्चन 61 से क्या है, मोटर व्हीकल से प्रश्न है, अधिनियम से प्रश्न है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है कि एक सादे सफ़ेद रंग का गोलाकार यातायात संकेत जिस पर एक मोटी काली तिरछी रेखा हो तो क्या अर्थ है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सादे सफ़ेद रंग का गोलाकार यातायात संकेत जिस पर एक मोटी काली तिरछी रेखा हो उसका क्या अर्थ है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबंध जो है ना समाप्त है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वाहन के पहियों का व्हील अलाइनमेंट क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। वाहन के पहियों का व्हील अलाइनमेंट क्यों महत्वपूर्ण है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह टायरों की असमान घिसावट को रोकता है और स्टीयरिंग को स्थिर रखता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हरी है लेकिन ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपको हाथ से रुकने का संकेत दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। कह रहा है यदि किसी चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हरी है लेकिन ट्रैफिक पुलिस अधिकारी आपको हाथ से रुकने का संकेत दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के संकेत का पालन करें और रुक जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि बढ़ जाना है। नेक्स्ट आइए करें लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है, बताइए। लर्नर लाइसेंस की वैधता कितनी होती है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है, तो 6 महीने का होता है। नेक्स्ट आइए करें इंजन में टर्बो चार्जर का क्या कार्य है। इंजन में टर्बो चार्जर का क्या कार्य है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन में अधिक हवा भेजकर उसकी शक्ति और दक्षता को बढ़ाना है। नेक्स्ट आइए करें कि वाहन के हैजार्ड लाइट्स चारों इंडिकेटर एक साथ का उपयोग कानूनी रूप से कब करना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि वाहन के हैजार्ड लाइट्स चारों इंडिकेटर एक साथ का उपयोग कानूनी रूप से कब करना चाहिए, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब वाहन खराब हो गया हो और सड़क पर जो है ना बाधा बन रहा हो तब जो है ना आप लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि इंजन में टाइमिंग बेल्ट या चेन का क्या काम होता है। इंजन में टाइमिंग बेल्ट या चेन का क्या काम होता है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह सुनिश्चित करता है कि इंजन के वाल्व और पिस्टन सही समय पर समन्वय में काम करे। नेक्स्ट आइए करा कि सड़क के जलमग्न हिस्से से गुजरते समय आपको क्या करना चाहिए। करा कि सड़क के जलमग्न मतलब वाटर लॉगेज हिस्से से गुजरते समय आपको क्या करना चाहिए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले गियर में धीमी और स्थिर गति बनाए रखें और इंजन को जो है उच्च आरपीएम पर रखें। नेक्स्ट आइए करा कि सड़क के बीच एक सीधी सफ़ेद रेखा मतलब क्या है, सिंगल सॉलिड वाइट लाइन का क्या अर्थ है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, इस लेन में ओवरटेक करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए करें, यदि आपको हाईवे पर अचानक आपातकालीन इमरजेंसी स्टॉप करना पड़े तो सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, बताइए। करें यदि आपको हाईवे पर अचानक आपातकालीन स्टॉप करना पड़े तो सबसे सुरक्षित तरीका क्या है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैजार्ड लाइट चालू करें, धीरे धीरे गति कम करें और वाहन को जितना संभव हो सड़क से बाईं ओर उतारें। ठीक है। नेक्स्ट आइए करें कि ड्राइविंग लाइसेंस के संदर्भ में LMB का क्या अर्थ है, बताइए। ड्राइविंग लाइसेंस के संदर्भ में LMB फॉर्म भरे होंगे तो उसमें देखिए आया था ना कि LMB का क्या अर्थ है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हल्का मोटर वाहन मतलब लाइट मोटर क्या है, व्हीकल है। याद रखिएगा कि ड्राइविंग लाइसेंस के संदर्भ में LMB का अर्थ होता है हल्का मोटर वाहन होता है, मतलब लाइट मोटर व्हीकल होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि समान मतलब परिस्थितियों में किसी वाहन को किस तरफ से ओवरटेक करना प्रतिबंधित और खतरनाक माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि समान परिस्थितियों में किसी वाहन को किस तरफ से ओवरटेक करना प्रतिबंधित और खतरनाक माना जाता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाईं ओर जो है ना खतरनाक माना जाता है। तो समान परिस्थितियों में किसी वाहन को बाईं ओर से ओवरटेक करना प्रतिबंधित और खतरनाक माना जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत किस प्रकार के हॉर्न का उपयोग करना अवैध है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत किस प्रकार के हॉर्न का उपयोग करना अवैध है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, मल्टी टोन कई आवाज़ों वाले यह क्या है, प्रेशर हॉर्न है। नेक्स्ट आइए करा कि किसी जंक्शन पर सड़क पर बनी दोहरी टूटी हुई सफ़ेद रेखा मतलब क्या है, डबल ब्रोकन वाइट लाइन का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि किसी जंक्शन पर सड़क पर बनी दोहरी टूटी हुई सफ़ेद रेखा डबल ब्रोकन वाइट लाइन का क्या मतलब होता है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास्ता दें। क्या है, रास्ता मतलब गिव वे। नेक्स्ट आइए कराए कि यातायात पुलिस द्वारा मांगे जाने पर आप अपने वाहन के दस्तावेज मतलब RCDL किस वैध रूप में दिखा सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यातायात पुलिस द्वारा मांगे जाने पर आप अपने वाहन के दस्तावेज मतलब RCDL किस वैध रूप से दिखा सकते हैं। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल प्रति या डिजी लॉकर एवं परिवहन जैसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है ना दिखा सकते हैं। नेक्स्ट आइए करें, एक गोलाकार नीले संकेत में केवल एक हॉर्न का चित्र बना हो
इसका क्या अर्थ है बताइए। क्वेश्चन करा एक गोलाकार नीले संकेत में केवल एक हॉर्न का चित्र बना हो तो इसका क्या अर्थ है बताइए। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्न बजाना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी क्या है, साउंड बजाना अनिवार्य है। नेक्स्ट आइए करा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध में जुर्माना और कारावास के अलावा और क्या मुख्य सज़ा हो सकती है। करा शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराध में जुर्माना और कारावास के अलावा और क्या मुख्य सज़ा हो सकती है। तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन या रद्दीकरण हो सकता है। नेक्स्ट आइए करा कि एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग अननेम्ड रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले चालक का सबसे पहला कर्तव्य क्या है बताइए। एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से पहले चालक का सबसे पहला कर्तव्य क्या है बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन रोककर उतरकर दोनों तरफ देखकर ही आगे बढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए करें, यदि आप एक ऐसे वाहन के पीछे चल रहे हैं जिसका दाहिना इंडिकेटर लगातार जल बुझ रहा है तो क्या मतलब है बताइए। यदि आप एक ऐसे वाहन के पीछे चल रहे हैं जिसका दाहिना इंडिकेटर लगातार जल बुझ रहा है तो इसका क्या मतलब है बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह वाहन दाहिनी ओर मुड़ने का इरादा रखता है। नेक्स्ट आइए किसी वाहन के ब्लाइंड स्पॉट से क्या तात्पर्य है। किसी वाहन के ब्लाइंड स्पॉट से क्या तात्पर्य है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन का वह क्षेत्र जो चालक को साइड रियर व्यू मिरर में दिखाई देता है। तो करा कि किसी वाहन के ब्लाइंड स्पॉट से क्या तात्पर्य है। तो वाहन का वह क्षेत्र जो चालक को स्पाइडर रियर व्यू मिरर में दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट आइए करा कि एक टर्बो चार्जर और एक सुपर चार्जर के बीच मुख्य कार्यात्मक अंतर क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक टर्बो चार्जर, एक क्या है तो टर्बो चार्जर है, और एक क्या है तो सुपर चार्जर, दोनों में मुख्य अंतर क्या है बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, टर्बो चार्जर निकास गैसों द्वारा संचालित होता है जबकि सुपर चार्जर सीधे इंजन की क्रैंक सॉफ्ट से बेल्ट द्वारा क्या होता है संचालित होता है। यही क्या है, दोनों में जो है ना अंतर है। नेक्स्ट आइए, एक वाहन में CAN बस मतलब कंट्रोलर एरिया नेटवर्क बस सिस्टम का क्या उद्देश्य है बताइए। एक वाहन के CAN बस मतलब कंट्रोलर एरिया नेटवर्क बस सिस्टम का उद्देश्य क्या है बताइए। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह इंजन ट्रांसमिशन और ब्रेक जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU के बीच संचार को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट आइए करा कि ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस होने का सबसे संभावित कारण क्या है बताइए। ब्रेक लगाते समय स्टीयरिंग व्हील में कंपन महसूस होने का सबसे संभावित कारण क्या है। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक डिस्क रोटर का टेढ़ा या खराब हो जाना क्या है, मतलब ये संभावित कारण हो सकता है। नेक्स्ट आइए करा कि वेरिएबल वाल्व टाइमिंग तकनीक इंजन के प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाती है। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग तकनीक इंजन के प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाती है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह इंजन की गति मतलब RPM के आधार पर इंडिटेक और एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने और बंद होने के समय अनुकूलित करता है। नेक्स्ट आइए करा कि एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लिम्फ मोड क्या दर्शाता है बताइए। एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मतलब लिम्फ मोड क्या दर्शाता है बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल ने एक गंभीर गलती का पता लगाया और इंजन की शक्ति और गियर को जो है ना सीमित कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन में इनटेक वाल्व पर कार्बन जमा होने का क्या कारण है बताइए। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन मतलब GDI इंजन में इनटेक वाल्व पर कार्बन जमा होने का क्या कारण है बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ईंधन सीधे दहन कक्ष में इंजेक्ट किया जाता है और यह पारंपरिक इंजनों की तरह इनटेक वाल्व को साफ नहीं करता है, यही कारण है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए करा एक हाइब्रिड वाहन में पुनर्योजी ब्रेकिंग का प्राथमिक कार्य क्या है बताइए। एक हाइब्रिड वाहन में पुनर्योजी ब्रेकिंग का प्राथमिक कार्य क्या है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन की गति धीमी करते समय गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके बैटरी को चार्ज करना है। नेक्स्ट आइए करा कि सिंथेटिक इंजन ऑयल पारंपरिक खनिज ऑयल से बेहतर क्यों माना जाता है बताइए। सिंथेटिक इंजन ऑयल पारंपरिक मतलब खनिज ऑयल से बेहतर क्यों माना जाता है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका अणु आकार अधिक समान होता है जो बेहतर स्नेहन और अत्यधिक तापमान में क्या स्थिरता प्रदान करता है। नेक्स्ट आइए करा यदि किसी वाहन का OBD2 स्कैनर कोड P0301 दिखाता है तो इसका क्या अर्थ है बताइए। पहले क्वेश्चन को समझिए। करा यदि किसी वाहन का OBD मतलब 2 स्कैनर कोड PO301 दिखाता है तो इसका अर्थ क्या है। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर जो है ना 1 में मिस फायर का पता चला है। ठीक है,
यदि किसी वाहन का OBD2 स्कैनर कोड PO 301 दिखाता है तो इसका अर्थ है कि सिलेंडर 1 में मिस फायर का पता चला है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि कंटिन्यूसली मतलब कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन मतलब CVT, कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन इसका शॉर्टकट नेम क्या है? CVT। पारंपरिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से कैसे अलग है बताइए? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। CVT निश्चित गियर के बजाय पुली और बेल्ट या चैन की एक प्रणाली का उपयोग करके असीम संख्या में गियर अनुपात प्रदान करता है। नेक्स्ट आइए करा कि सर्पेंटाइन बेल्ट क्या चलाता है बताइए? सर्पेंटाइन बेल्ट क्या चलाता है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टरनेटर, AC कन्फ्रेसर जैसी कई चीज़ें चलाता है। नेक्स्ट आइए करा इंजन में वायल पेन का क्या काम है? इंजन में वायल पेन का क्या काम है? तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन वायल को स्टोर करना है। तो इंजन में वायल पेन का काम क्या है? इंजन वायल को स्टोर करना है। नेक्स्ट आइए करा कि ब्रेक कैपिलर का पिस्टन क्या करता है बताइए? ब्रेक कैपिलर का पिस्टन क्या करता है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक पैड को डिस्क पर क्या करता है? दबाता है। तो ब्रेक कैपिलर का पिस्टन ब्रेक पैड को क्या करता है? डिस्क पर जो है ना दबाता है। जब ड्राइवर ब्रेक पेडल दबाता है तो ब्रेक फ्यूल का हाइड्रोलिक दबाव कैपिलर के पिस्टन पर काम करता है। नेक्स्ट आइए करा कि लग नाइट्स क्या काम है बताइए? लग नाइट्स का क्या काम है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहिए को एक्सल हब से कसकर जोड़ना है। नेक्स्ट आइए करा कि थ्रोटल बॉडी क्या नियंत्रित करता है बताइए? थ्रोटल बॉडी क्या नियंत्रित करता है? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन में जाने वाली हवा का प्रवाह को क्या करता है? नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आइए करा व्हील अलाइनमेंट में कैम्बर क्या है बताइए? व्हील अलाइनमेंट में कैम्बर क्या है? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहिए का ऊपर से अंदर या बाहर की ओर झुकाव है। तो व्हील अलाइनमेंट में कैम्बर क्या है? तो पहिए का ऊपर से अंदर या बाहर की ओर झुकाव है। नेक्स्ट आइए करा कि वाटर पंप इंजन में क्या परिचालित करता है बताइए? वाटर पंप इंजन में क्या परिचालित करता है बताइए? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कूलेंट मतलब पानी और एंटीफ्रीज को क्या करता है? मतलब परिचालित करता है। तो वाटर पंप इंजन में कूलेंट मतलब पानी और एंटीफ्रीज को परिचालित करता है। और वाटर पंप इंजन के कूलिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो इंजन को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है। नेक्स्ट आइए करा कि TPS मतलब थ्रोटल पोजीशन सेंटर, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। TPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो थ्रोटल पोजीशन सेंसर ECU को क्या बताता है बताइए? आगे ऑप्शन दिया हो, बताइए क्या होगा? तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सीलेटर पेंडल की स्थिति बताता है। तो याद रखिएगा कि TPS मतलब थ्रोटल पोजीशन सेंसर को एक्सीलेटर पेंडल की स्थिति को बताता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन 99 का रहा है यू जॉइंट यूनिवर्सल जॉइंट आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? यू जॉइंट मतलब यूनिवर्सल जॉइंट आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइव शॉफ्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि बैटरी के रखरखाव में हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या जांचने के लिए होता है? करा कि बैटरी के रखरखाव में हाइड्रोमीटर का उपयोग क्या जांचने के लिए होता है? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व मतलब स्पेसिफाई ग्रेविटी को जो है ना जांचने में प्रयोग होता है। ठीक है। तो बैटरी के रखरखाव में हाइड्रोमीटर का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व जांचने के लिए होता है। और हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व या घनत्व मापने के लिए किया जाता है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी लोग अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आपका 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी से रिक्वेस्ट है सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि सोचिए कि हम बुखार लगा हुआ है तब भी मतलब जो है ना हम आपको क्लास करवा रहे हैं, तो इतना तो कर सकते हैं, क्लास को लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और बाकी आपका 1 मिनट का समय लेंगे। जितने भी लोग आपके जो है ना जो भी भाई बंधु हैं मतलब जो भी आपके भाई हैं, बड़े भैया हैं, तो जो भी आपके सिस्टर हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ वो बिहार दरोगा का तैयारी अगर शुरू से करना चाहते हैं तो उनको जो है ना इस ग्रुप मतलब ये होमवर्क सीरीज के बारे में ज़रूर बताइए। बिहार दरोगा 4th न्यू टारगेट होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट बैच 2025 एक ग्रुप का जो है एडमिशन स्टार्ट हो गया है। कल 15 अगस्त था, उस कल का मतलब 15 अगस्त के कारण 149 फ़ी था। और आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी कारण जो है ना इसका फ़ी 149 ही रखा गया है। कल से इसका फ़ी 199 हो जाएगा। तो जितने भी लोग बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना चाहते हैं इस ग्रुप के बारे में ज़रूर बताइए। इसमें सारा देखिए घटनाचक्र बुक से होमवर्क करवाया जाएगा। और आपका ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक और प्लेटफॉर्म का बुक है, जो भी बुक दिया गया है आपको सारा जो है ना करवाया जाएगा। और आपको इसमें जो है ना अलग से आपका 20,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिसमें दृष्टि साइंस होगा, क्वेश्चन
कॉर्पोरेशन बैंक होगा, लूसेंट सब्जेक्टिव होगा। लूसेंट सब्जेक्टिव का जो है ना सारा शुरू से टेस्ट करवाया जाएगा होमवर्क दे करके। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, बाकी तो टेलीग्राम पर आपका शाम में 3 बजे टेस्ट हो ही रहा है, और आपका जो है 7500 और 5000 दोनों का टेस्ट टेलीग्राम पर क्यूज बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। और बाकी जो आपका देखिए प्रैक्टिस सेट आपको दिख रहा होगा, ये सारा आपका प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। मतलब ग्रुप में जो है ना आपका 100-150 प्लस प्रैक्टिस सेट होगा, जितना मतलब 150 जा सकता है, मतलब उससे मतलब जितना आपका एग्ज़ाम जब तक ना हो, आपका जो है ना जितना हो सके। मतलब अभी सोचिए कि इसके पहले जो बैच 3 चल रहा है उसमें हम 70 प्लस प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो सोचिए इसमें हम कितना प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट मार्केट में प्रैक्टिस सेट आएगा वो सारा हम करवाएंगे। अभी देखिए इसका फ़ी 199 है, कल से जो है 199 ही लगेगा। आज के लिए सिर्फ रात 12 बजे तक 149 पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे जो है ना कॉल कर लीजिएगा 7549392490। ठीक, इस नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। बाकी इस नंबर पे पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप या टेलीग्राम आईडी पर भेज दीजिएगा। बाकी सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, और बाकी बिहार दरोगा संबंधित यूट्यूब पे जितनी क्लास आता है सभी का पीडीएफ आपको इस ग्रुप में दिया जाएगा। तो ये रहा बिहार दरोगा का इन्फॉर्मेशन रहा, ज़रूर आप लोग बता दीजिएगा। जो भी आपके भाई बंधु जो भी है दोस्त हैं उनको ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बाकी सब डिटेल का पीडीएफ जो है ना तैयार हो रहा है, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।